करिश्मा कम्युनिटी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग भौगोलिक तथ्य पे तीसरा वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसको हम लोग देखते हैं वन बाई वन करके। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाए। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 एक में जाकर मिलती हैं जो सीधे सिंधु में मिल जाती है। निम्नलिखित में कौन सी एक ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? अब इसके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। ठीक है ना? तो यहां पे आपको ये सब मैंने समझ में आया होगा कि सिंधु से जाके कौन सी नदी डायरेक्टली मिल जाती है। ठीक है ना? तो इसमें जैसे यहां पे जो एक्सप्लेनेशन है, ये झेलम और जो रावी नदी है, आप यहां देख सकते हैं, जो रावी नदी ऐसे है और झेलम नदी ये है, ये दोनों जाके चिनाब से जुड़ जाते हैं। साथ ही ब्यास नदी और सतलज नदी ये जुड़ जाते हैं, ब्यास सतलज से जुड़ते हैं, फिर सतलज और चिनाब जुड़कर पंचनद बनाते हैं। ठीक है? तो इसमें जो आपका है सतलज नदी और चिनाब नदी, ये दोनों मिलके पंचनद बनाते हैं और मिथोन कोट में सिंधु नदी से मिलते हैं। तो ये जो लास्ट आपका जो नदी है, जो आपका इधर से सिंधु नदी का फ्लो से जाके जुड़ जा रहा है मिथन कोट में, ये है फ्रेंड आपका सतलज नदी। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आपका डी नदी यानी सतलज नदी है जो आपका डायरेक्ट जाके सीधे सिंधु में मिलता है। अब बाकी सारी नदियां जो हैं, चाहे वो चेनाब हो, झेलम हो या रावी, एक दूसरे से जाके मिल जाती हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है तित्सा नदी किस राज्य में बहती है? ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको तित्सा दिख रहा है भारत का नक्शे में। तो ये तित्सा नदी इस जगह, ये जो जगह है, ये आपका नेपाल के बगल में आपका सिक्किम है। तो सिक्किम में ये नदी देख रहे हैं, तित्सा यहाँ से निकल रही है, सिक्किम से बहती हुई जा रही है और ये जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं चली जाती है, ये जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं लोहित है, उसी तरह से ये भी एक नदी है जो जाके तित्सा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है ना? तो ये आपका ऑप्शन जो यहाँ पर है, ये है बिहार, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, बी नंबर। यानी तित्सा नदी किस राज्य से बहती है? तो सिक्किम राज्य में बहती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि काठमांडू जो नेपाल का राजधानी है, इसमें कौन सी नदी बहती है? तो ये जो काठमांडू है, इसमें बागमती नदी बहती है। बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, बागमती नदी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो काठमांडू में बहती है। तो काठमांडू से जो बहने वाली नदी है, इसका नाम है बागमती। ठीक है फ्रेंड? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब बोल रहा है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है? इसमें ग्लेशियर का इधर नाम दिया गया है और इधर नदी का नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है कि बंदरपूछ, ये जो है यमुना, बंदरपूछ ग्लेशियर है, ये यमुना का उद्गम है। ठीक है? अगला है बड़ा सिगरी, ये चिनाब का उद्गम है। चोराबारी ग्लेशियर मंदाकिनी का उद्गम है और सियाचिन और नुब्रा का उद्गम है। जेमू तित्सा का उद्गम है। अभी जेमू हम लोग देखे थे, तित्सा नदी कहां से बहती है? सिक्किम से। और इसका लास्ट ऑप्शन है सभी सही है। तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा सभी सही है। ये जो जितने ऑप्शन है ये सभी सही है, इसको याद रखना है। और आपको मैंने बताया था कि इसके पहले हम लोग वीडियो में बताए थे कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है, ये चेमू दुंगदुंग एक आपका ग्लेशियर है, वहां है। इसको अच्छे से प्रेसाइजली याद रखना है कि हाँ, यही ऑप्शन को रखना है याद में कि चेमू दुंगदुंग जो ग्लेशियर है, इससे आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। ठीक है ना? और ये बाकी इधर जो है आप यहां से देख सकते हैं कि और बाकी सब जो ग्लेशियर है किस नदी के उद्गम है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? अभी हाल में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया था। इसके ऑप्शन है चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है, ये आपका चिनाब नदी पर है। ठीक है ना? याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, तित्सा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था तित्सा नदी, इसका ऑप्शन है गंगा, यमुना, सोन और ब्रह्मपुत्र। तो तित्सा नदी आपका है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, डैश है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है? इसके ऑप्शन है नुब्रा, तित्सा,
टॉन्स नदी और मंदाकिनी। आपको पता है यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, पर यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये आपका इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है नुब्रा, तीस्ता, टॉन्स नदी और मंदाकिनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी टॉन्स नदी जो है आपका यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, टॉन्स नदी जो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है का उद्गम है बड़ी सिगरी, बंदरपूछ, चोरामारी और सियाचिन। आपको पता है कि यमुना का भी उद्गम बंदरपूछ है, तो ये आपका ऑप्शन टॉन्स नदी का भी उद्गम ही बंदरपूछ ही है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से आपका ये जो है यमुना और टॉन्स दोनों ही एक ही जगह से निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से। अगला है, मंगला बांध पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर जिले में है, डैश नदी पर स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन है झेलम, ब्यास, रावी और सतलज। आपको पता है मंगला बांध जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ये पूछ रहा है आपसे कि ये कौन से नदी पर है। झेलम नदी पर है, ब्यास नदी पे है, रावी पर है और सतलज नदी पे है, और इसका आंसर हो जाएगा झेलम, ए नंबर। मंगला बांध जो है ये झेलम नदी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार बांध जिसको हम लोग दुलहस्ती बांध भी बोलते हैं, किस नदी पर स्थित है। बगलिहार ये झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बगलिहार बांध जो है ये चेनाब नदी के ऊपर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, इसमें ऑप्शन आपके पास है सरयू, शारदा, गोमती, टोन्स और कर्मनाशा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर, सरयू शारदा को ही हम लोग गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, जो हिमालय के मिलम हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो उलर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से इसका उद्गम है। जम्मू कश्मीर के वेरीनाग में इसका उद्गम है और उलर झील से निकलती है, यानी उसको पार करके निकलती है। ये आपका है ए नंबर, झेलम नदी है। इसका ऑप्शन था झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, तो ये झेलम नदी है जो कि आपको उलर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से इसका उद्गम है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले का भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में जो भाखड़ा नंगल बांध है ये किस नदी पर है। पहला है झेलम, अगला है चिनाब, रावी और सतलज। तो इसका ऑप्शन सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका भाखड़ा नंगल बांध है ये आपका सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा निम्नलिखित में गलत सुमेलित है। तो इसमें आपके जो इधर बांध का नाम दिया हुआ है और आपको दिया हुआ उधर किस नदी पर है। तो पहला है आपको टेहरी बांध, ये भागीरथ उत्तराखंड, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात, कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, बलीमेला बांध सिल्लेरू नदी है उड़ीसा, लिंगन मक्की बांध श्रावस्ती नदी ये कर्नाटक में, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी ये तेलंगाना में, पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश, इसको पोचम पद बांध भी बोलते हैं तेलंगाना गोदावरी नदी पे, और इसमें ऑप्शन है कि सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब सही है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे हमने यह श्रावती नदी है जो लिंगन मक्की बांध जो है इस श्रावणी नदी कर्नाटका में स्थित है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड। और ये जैसे ऑप्शन दिया हुआ है इस सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट भारत के बांध हैं ध्यान रखना है सभी के बारे में। ये एक्चुअली कहाँ से इसका फ्लो है, एक किस नदी पर है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, किस राज्य में। तो दोनों चीज को हम लोग याद रखना है। और ये एक एक जैसे आपको टेहरी बांध भी पूछ सकता है या कोयना बांध भी पूछ सकता है, बलीमेला बांध भी कोई किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जिसे सेलेरू नदी और उड़ीसा में वो स्थित है। तो ये इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहां से निकलती है। हिंदू कुश रेंज से, हिमालय रेंज से, काराकोरम रेंज से और कैलाश श्रेणी से, ठीक है ना। तो ये भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी निकलती कहां से है। तो हिंदू कुश रेंज से है, हिमालयन रेंज से, काराकोरम रेंज से और कैलाश रेंज से है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये कैलाश रेंज श्रेणी से निकलती है।
इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ सिंधु एक 3200 किलोमीटर लंबी ट्रांस हिमालय नदी है। यह कैलाश रेंज के मानसरोवर झील के पास दक्षिण पश्चिम तिब्बत के सेंगगे जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। एकदम ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत पहले के क्वेश्चंस अभी के क्वेश्चंस बहुत अंतर हो गए हैं। अभी बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजीली बहुत सारे किताब अवेलेबल हैं, बुक्स आपके पास है, इंटरनेट है, जहां से आप तुरंत ही कोई चीज ढूंढ सकते हैं। तो अब उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए कर दिया गया कि एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज कहां है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी है कैलाश रेंज के मानसरोवर झील के पास दक्षिण पश्चिम तिब्बत के सेंगगे जांगबो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। यानी इसका श्रेणी याद रखिएगा, कैलाश श्रेणी का यानी कैलाश रेंज से ये निकलती है नदी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें महानदी है, गोदावरी है, ताप्ती है और कावेरी है। सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहां से बहती है? तो इसके में ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, कर्नाटका से महाराष्ट्र, कर्नाटका से तमिलनाडु और केरल से तमिलनाडु। तो ये कावेरी नदी जो है हम लोग का फ्लो है, ये सी है कर्नाटक से तमिलनाडु तक। ये ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी का ये फ्लो है कर्नाटक से तमिलनाडु तक। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि कहलाती है। तो दो इसमें ऑप्शन है, जल निकासी बेसिन, वाटरशेड, दोआब, तराई। तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है दोआब, ठीक है। अब यहां से देखिए गलती इसमें ऑप्शन हो गया है, ये जल निकासी बेसिन दे दिया गया है ऑप्शन ए, लेकिन ये ऑप्शन होगा सी। यहाँ थोड़ा सा आप इसको हम लोग को इसको सही कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा इसको यहाँ आपको एक बार पॉइंटर से मैं दिखा देता हूँ कि क्या गलती हो गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, इसको गलत है ये, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ठीक है। दो नदियों के बीच जो है उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, दोआब नदी भूमि का वह भाग है जो परस्पर मिलने वाली नदियों के बीच स्थित रहती है, ठीक है ना। तो दो नदियों की उपजाऊ भूमि जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं दोआब। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, जैसा आप जानते हैं कि जो पंजाब में नदियां हैं या कहीं पर भी नदियां बहती हैं, दो नदी के ज़्यादा, पंजाब में 5 नदियां हैं, तो उनके बीच में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे बारी दोआब कहाँ है, किन नदियों के बीच में है। आप जानते हैं वहाँ 5 दोआब है, बारी दोआब है, बिष्ट दोआब है, रचना दोआब है, इस तरह से नाम से दोआब है। तो हम लोग देखते हैं कौन से दोआब किस नदी पर है। जैसे बारी दोआब किस नदी के बीच स्थित है, तो इसका याद रखिएगा, सबसे इजी जो ट्रिक है, बारी, BARI, बी और आर, यानी जो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, यहां से इसको नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ डी आएगा। ब्यास और रावी, बारी ब्यास और रावी के बीच स्थित है, यानी आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप ट्रिक भी याद रखते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। बारी दोआब जो स्थित होता है ब्यास और रावी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, रचना दोआब किसके बीच स्थित है? र से आपको पता है ये रावी होना चाहिए, और चौ से होना चाहिए चेनाब, यानी आपको यहाँ ऑप्शन जैसे दिया हुआ सिंधु और झेलम के बीच स्थित है, तो सिंधु और झेलम के बीच नहीं है, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, ब्यास और रावी, और ब्यास और सतलज। तो इसका आंसर होना चाहिए चेनाब और रावी, यानी आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर, क्योंकि आपका र च ना, यानी चेनाब और रावी के बीच जो दोआब होता है उसका नाम है रचना दोआब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है फ्रेंड कि ये इसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। ये देखिए यहाँ को, ये आपका सिंधु नदी है और ये झेलम नदी है, इसके बीच है। ये आपका चेनाब नदी है और झेलम के बीच में, इसको झीच दोआब बोलते हैं। रचना दोआब है रावी और चेनाब के बीच में, ठीक है। इसका पॉइंटर जो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, जरा सा हाईलाइटर को इसको मैं बंद कर दूँ, प्रोसेस का यहाँ ऑन कर लेता हूँ।
इसको हाइड कर लेता हूं। तो यहां पे आपके पास है ये रावी, जो हम लोग भी बोले थे, रावी और जो ब्यास नदी है इसके बीच में है बारी द्वाब, रावी और ब्यास नदी के बीच में, ठीक है ना। और बिश द्वाब है बारी और सतलज नदी के बीच में, ठीक है। तो इधर भी देखिए फ्रेंड, जो आपका इधर जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इसका जो जगह है इसका भी नाम द द्वाब है। तो ये खैर अभी जो हम लोग का जो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो अगला हम लोग जो पार्ट में जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगला द्वाब का नाम क्या है। जैसे अभी जेच द्वाब कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी झेलम और चेनाब के बीच में, जे च और चेनाब यानी झेलम और चेनाब के बीच जो स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं जेच द्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्ट, यानी बी बिस्ट द्वाब, यानी आपको जो ऑप्शन हो जाएगा जैसे सिंधु और झेलम के बीच झेलम और चेनाब और रावी, ब्यास और रावी और ब्यास और सतलज। तो यानी आपको बीस्ट लिखा हुआ है ना, बी ब और ये स, तो यानी ब्यास और सतलज के बीच में जो द्वाब स्थित है इसको बिस्ट द्वाब बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी उन्होंने देखा था बारी द्वाब, जेज द्वाब, बारी द्वाब, रचना द्वाब, जेज द्वाब, बिस्ट द्वाब, और एक लास्ट आप लोग का द्वाब बचा हुआ 5वां नंबर का, ये है आपका सिंधु सागर द्वाब। तो सिंधु सागर जो द्वाब है ये आपका स्थित है सिंधु नदी के बीच में और झेलम के बीच में। इसको आपको केवल याद करना पड़ेगा, सिंधु और झेलम के बीच जो द्वाब स्थित है इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु सागर द्वाब। तो यही 5 द्वाब है जो कि हम लोग का पंजाब में है। और द्वाब जो होता है वो भूमि होती है 2 नदियों के बीच में, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें आपको दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई भौगोलिक विशेषताओं का स्थान का सही क्रम क्या है। तराई, भाबर, खादर, डेल्टा। अगला है तराई, भाबर, डेल्टा, खादर, भाबर, खादर, डेल्टा, तराई, भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। तो इसमें आपको एक यहाँ पे फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा भाबर, तराई, खादर और डेल्टा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भाबर, तराई, खादर, डेल्टा, जैसे आप हिमालय से यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर भाबर मिल जाएगा आपको, इसके बाद तराई आ जाएगा और इसके बाद फिर खादर आ जाएगा और फिर जो इसके नीचे जो पार्ट है वो आ जाएगा डेल्टा का। वर्तमान में अब जैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। वर्तमान में यूपी तराई क्षेत्र में 3 टाइगर रिजर्व है, एकदम याद रखिएगा। जो तराई का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, इसमें 3 टाइगर रिजर्व है। एक का नाम है लखीमपुर दुधवा रिजर्व, पीलीभीत और बिजनौर अमनगढ़ रिजर्व, ठीक है ना। और इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में 3 टाइगर रिजर्व है और एक आपका यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। भाबर किसको बोलते हैं? हिमालय से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक, इससे एक मैदान का निर्माण होता है, इसे भाबर कहते हैं, ठीक है ना। यह एक उपजाऊ मैदान है, माने ये जो नदी जो बनाती है यहाँ पे ये उपजाऊ मैदान बनाती है, इसको हम लोग भाबर बोलते हैं। तराई किसको बोलते हैं? शिवालिक की ढाल से होकर आने वाली सभी नदी प्रणाली भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इसके अंदर ये नदी भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी की दक्षिण ओर से नदियां फिर से निकल आती हैं। इसमें एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को तराई के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में घने जंगल है और यहाँ वन प्राणी निवास करते हैं। जो तराई का इलाका है, नदी जो है ये चली जाती है अंदर जमीन में, फिर बाहर निकल जाती है, तो एक दलदली जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। अगला है भांगर किसको बोलते हैं? भांगर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है। इसका निर्माण पुराने जलोढ़ से हुआ है। यह क्षेत्र नदियों में बाढ़ वाले मैदान के ऊपर अवस्थित है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इस निक्षेप को स्थानीय भाषा में कंकड़ बोला जाता है। जो भांगर में जो आपका मिट्टी, चूनेदार मिट्टी का निक्षेप होता है, उस निक्षेप को हम कंकड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भांगर के अंदर आता है। और अगला पार्ट इसमें है खादर। खादर बाढ़ वाले मैदान में नए और युवा निक्षेपों खादर के नाम से जाना जाता है। ये उपजाऊ मैदान होते हैं। नदी प्रवाह के अंत में डेल्टा मैदान जमाव क्षेत्र आता है। अपलैंड डेल्टा को चार कहा जाता है, जबकि निम्न दलदली क्षेत्र को बिल्स कहा जाता है।
जो ऊपर के डेल्टा मैदान इसको चार बोलते हैं, और जो नीचे के दलदली मैदान है डेल्टा में उसको बोलते हैं हम लोग बिल्स कहते हैं। ये भी याद रखना है। और एकदम ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका भांगर जो है, चूंकि इसमें यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है भांगर के बारे में, फिर भी भांगर के बारे में जरूर पढ़ना है कि मिट्टी में चुनेदार निक्षेप को कंकड़ भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ये किसी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। और ये जो आपका क्रम है एकदम एक क्रम से इसको याद रखिएगा, भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर और फिर डेल्टा, ठीक है ना। भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। अगर तराई और इसके बीच में, डेल्टा के बीच में, खादर के बीच में आपको जो क्षेत्र है इसको भांगर क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। उसके सबसे अंत में जो लास्ट क्षेत्र आता है उसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये पहला हम लोग का यहाँ पे थर्ड वीडियो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।